आप विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थी हैं या गणित विषय में रुचि रखने वाले हैं। आज आइए हम लोग बीज गणित के इतिहास के बारे में जानेंगे। बीज गणित का इतिहास कैसे शुरू हुआ होगा। साथियों, गणित ऐसा विषय है जो कि पशु पक्षी भी जानते हैं। एक चिड़िया अगर 2 अंडे देती है तो उसको पता है कि हमने 2 अंडे दिए हैं, आती है तो दोनों अंडों पे बैठती है। आप विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य मानते हैं किसको भाई? मिस्र के पिरामिड को, जो कितने समय पहले बन गया था? 2580 ईसा पूर्व बन चुका था। और उसको देख के ये लगता है कि बिना गणित के उसकी संरचना संभव ही नहीं थी। और हम अगर बीज गणित के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इस पे बात करेंगे कि आखिर बीज गणित क्या है, क्यों है और किसने इसे बनाया, कैसे बनाया, कहां कहां से इसकी चीजें निकली। आज का यह हमारा वीडियो आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अंक जरूर देगा। यह केवल इतिहास की कहानी नहीं होगी। गणित विषय में आने वाले महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को विद फैक्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। हमारे साथ वीडियो में बने रहें, देखें। गणित के इतिहास की अगर बात करते हैं हम, तो प्राचीन काल, जहां इतिहास लिखित रूप में हमें थोड़ा बहुत मिलता है, वहीं से चलेंगे। प्राचीन काल का मतलब हम लेते हैं 3000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक, जिस समय मेसोपोटामिया और मिस्र बेबोलियन सभ्यता थी, जो आज के समय में इराक में पड़ता है। वहां पे ये गणित किस रूप में थी? गणित तो शुरू से ही रही, गणित मानव सभ्यता के साथ से आई है। कैसे गणित रही होगी? जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके जेब में कुछ पैसे हैं, 5 रुपए और डाल दिए गए तो आपके जेब में कुल मिला के 7 रुपए हो गए। तो आपके जेब में कितने पैसे थे? तो आप तुरंत इस चीज को बताओगे, अरे 2 रुपया था, 200 पैसा था, 2 रुपया था। आखिर ये 2 रुपया आया कहां से? आप गणित नहीं जान रहे हो, बीज गणित से भी नहीं परिचित हो, आपका गणित से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, फिर भी 2 रुपया आपने बता दिया। यही है तर्क, यही है लॉजिक। इसी चीज को नियम में बांधने का काम हमारी गणित करती है, और गणित की एक शाखा बीज गणित है जिसके बारे में ये चर्चा हो रही है। इसका मतलब 3000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक जो गणित थी बीज रूप में, अज्ञात को ज्ञात करने के रूप में, वो वाचिक गणित थी। साथियों, वाचिक गणित मतलब मुंह से बोलने वाली गणित थी वो। आगे बढ़ते हैं उसके, हम भारतीय हर विषय में हमारा योगदान शुरू से ही अत्यधिक रहा है। बीज गणित में भी हमारा योगदान बहुत ज्यादा रहा है, हम भारतीयों का योगदान बहुत ज्यादा रहा है। सिलसिलेवार बताता हूं किसने कब क्या कहा, और वहीं से आपके नंबर निकलेंगे। सबसे पहला नाम आता है 499 ईस्वी में आर्यभट्ट जी का। आर्यभट्ट जी ने, हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले अज्ञात राशियों का प्रयोग किया। ध्यान दीजिएगा, बीज शब्द का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, अज्ञात राशियों का प्रयोग किया। जो पता नहीं थी राशियां, उनका प्रयोग किया, और उनका प्रयोग करके उन्होंने सरल समीकरणों को हल कर दिया। मतलब 499 ईस्वी में ही आर्यभट्ट जी ने बीज गणित के समीकरणों को हल कर दिया था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट के बारे में एक और बात, एक क्वेश्चन में आप लोग गलती करते हैं, पूछा जाता है शून्य के खोजकर्ता कौन थे? फटाक से उत्तर आर्यभट्ट देते हैं ना, गलत उत्तर है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज नहीं की थी। उन्होंने वो शून्य के बारे में जानते थे, बात सही है। उन्होंने शून्य के स्थानिक मानों का प्रयोग किया, बात सही है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि शून्य की खोज किसने की, तो आर्यभट्ट उत्तर सही नहीं होता है। सही उत्तर है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त 628 ईस्वी में आए। आर्यभट्ट जी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? एक नंबर का ये भी प्रश्न आ जाता है, आर्यभट्टीय। क्या नाम था? आर्यभट्टीय। उनका योगदान क्या था?
अज्ञात राशियों का प्रयोग करके उन्होंने सरल समीकरणों को हल किया था। शून्य के स्थानिक मान के बारे में उन्होंने बताया था, लेकिन न वो शून्य का प्रतीक बताए थे, न शून्य का नियम बताए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो शून्य के खोजकर्ता नहीं है। जब 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त जी आए तो इन्होंने एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक अपनी लिखी थी, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। इन्होंने लिखा ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। उसमें इन्होंने शून्य की खोज की, दुनिया को शून्य से अवगत कराया, शून्य को प्रतीक रूप में इन्होंने स्वीकार किया, शून्य को प्रतीक रूप में स्वीकार किया। और एक मजेदार बात बताता हूं, शून्य के नियम भी इन्होंने दिए। किसी संख्या में शून्य जुड़ने से कोई फर्क नहीं, किसी संख्या से शून्य घटने पे कोई फर्क नहीं, किसी संख्या में शून्य का गुणा होने से कोई फर्क नहीं। एक नियम इन्होंने जो शून्य से भाग का भी इन्होंने नियम दिया, इन्होंने शून्य में शून्य के भाग को परिभाषित नहीं किया। साथियों, आज तक शून्य में शून्य का भाग परिभाषित नहीं है, उसका मान आज भी अपरिभाषित और अनिश्चित ही माना जाता है। अगर ब्रह्मगुप्त उस समय कुछ बता दे गए होते उसका मान, तो आज हम लोग गणित में उसे कुछ अलग ढंग से पढ़ रहे होते। फिर 1850 ईस्वी की बात आती है, जब महावीर स्वामी महावीराचार्य ने बीज गणित को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दी, और इन्होंने जो है इसको अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक गणित सार संग्रह में संकलित किया। लेकिन भारतीयों के बीच में, इसी बीच में 628 से 650 के बीच में एक अरब के गणितज्ञ हुए, जिनका नाम था मुहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। मुहम्मद इनका नाम था। इब्न मूसा का मतलब अरबी में होता था मूसा के पुत्र, और अल ख्वारिज़मी जो है, जिस क्षेत्र से आते थे, मध्य एशिया का क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम था। तो इनका पूरा नाम जो है वो क्या हुआ, मुहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। इन्होंने एक किताब लिखी, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी। किताब का पूरा नाम है अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जब्र वल मुकाबला। इसमें अगर देखें तो अल किताब से परिचित हैं हम लोग। अल किताब मतलब एक पुस्तक हुई। अल मुख्तसर माने, कहते हैं ना मुख्तसर है क्या, मतलब थोड़ी मात्रा में है क्या, थोड़े से बात की गई। अल हिसाब का मतलब गणना से लिया गया। और उसके बाद अल जब्र वल मुकाबला। जब्र का मतलब आप इस समय मान सकते हैं जंप, यानी स्थानांतरण से उनका मतलब था, ट्रांसपोजिशन वाला मेथड था। और मुकाबला का मतलब जो इनका है वो संतुलन से था, कि पक्षांतर जब हम करते हैं समीकरणों में तो उनका संतुलन कैसे बनाते हैं। और उसको आज के टर्म में अगर हम बोले तो लाइक टर्म कैंसिलेशन रूल हम वहां पे लगाते हैं, मतलब अगर दोनों तरफ 5-5 है तो काट देते हैं, इस तरह का जो नियम था। इनकी इस किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जब्र वल मुकाबला, इसको साइड फॉर्म में बोलते हैं अल जब्र वल मुकाबला। इसका हिंदी में अगर नाम हम जानना चाहें तो अल जब्र मतलब पक्षांतरण, वल मुकाबला का है संतुलन की गणना पर संक्षिप्त पुस्तक। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे पूछी जाती है कि बीज गणित के जन्मदाता कौन थे, फादर ऑफ अलजेब्रा। भारत में अभी बीज गणित नाम नहीं आया था। जो अलजेब्रा शब्द आया था वो इन्हीं अलजब्र से ही निकल के ये अलजेब्रा शब्द आया हुआ है। हमारा अलजेब्रा शब्द इसी अलजब्र से निकला है और अलजेब्रा बना हुआ है। भारत में अभी तक बीज गणित नाम नहीं लिया गया था। ये बात है इनके आर्यभट्ट, प्राचीन काल छोड़ दे 3000 से 500 ईस्वी वाला, आर्यभट्ट का 499, ब्रह्मगुप्त का 628, और जो इनका था मुहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, इनको शार्ट फॉर्म में इनका नाम हम लोग लेते हैं अल ख्वारिज़मी। तो इनकी जो सारी चीजें आई थी वो 1820 में आई थी। अब आपके मन में एक शंका उठ सकती है कि अगर ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में ही उन्होंने जो है शून्य का खोज कर दिया, शून्य का नियम बना दिया,
और बीजीय पदों का प्रयोग जो है, अज्ञात पदों का प्रयोग आर्यभट्ट ने 499 में ही कर दिया। तो आखिर ये लोग क्यों नहीं अलजेब्रा के जन्मदाता माने गए? फादर ऑफ अलजेब्रा अल-ख्वारिज़्मी को क्यों माना गया? बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। यहां पे आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि ये लोग एक तरीके से गणितज्ञ होने के साथ ज्योतिषाचार्य भी थे, ऋषियों जैसा जीवन बिताने वाले लोग थे। तो इन्होंने जब अपनी पुस्तक लिखी, जो किताबें लिखी, जैसे आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय लिख दिया, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिख दिया, तो इन दोनों लोगों ने क्या किया, जब अपनी किताबें लिखी तो उस किताब में नियम तो दिया, बीज गणित का नियम दे दिया, शून्य की खोज कर दी। आप जान सकते हैं बिना शून्य के गणित आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी, गणित वहीं की वहीं रुकी हुई थी। गिनती सब लोग अलग अलग करते थे, 1 2 3 4 जिसको प्रकृति जैसा सिखाती थी वैसा वो करता था, कोई कौड़ियों से गिनता था। लेकिन शून्य के बाद गणित तेजी से आगे बढ़ी है और इन्हीं दोनों के सिद्धांतों को जब अरब से कुछ लोग आके यहां से सीख के अरब गए तो उन्हीं के चीजों को और ज्यादा एनालिसिस करके अल-ख्वारिज़्मी ने अलजेब्रा पुस्तक को बनाई। अब इनकी पुस्तक जो थी अलजेब्रा, जो इनकी पुस्तक थी, ये आपकी अलजब्र वल मुकाबला जो किताब थी, इस किताब को चांस ये मिल गया कि ये किताब लैटिन भाषा में अनुवादित हो गई और दूसरे इन्होंने क्या किया, इसको एक अलग विषय का रूप दे दिया। इन्होंने स्पष्ट नियम दिए, क्रमबद्धता दी, उदाहरण सहित स्पष्ट किया। इसलिए ये फादर ऑफ अलजेब्रा के क्या हो गए, हकदार हो गए। लेकिन इनको बेस कहां से मिला? इनको बेस मिला इस प्राचीन काल की सोचवाचिक बीजगणित से, इस आर्यभट्ट के अज्ञात राशि से और इस ब्रह्मगुप्त के शून्य सिद्धांत से। अगर शून्य ना होता तो संतुलन काहे का होता? अब आर्यभट्ट ब्रह्मगुप्त क्यों नहीं हो पाए उसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। क्योंकि इन लोगों ने अंक गणित, बीज गणित और ज्योतिष का मिश्रित रूप अपनी पुस्तक में दिया था। बीज गणित को अलग विषय के रूप में इन लोगों ने प्रतिपादित नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है 1820 के बाद 1850 की। साथियों, बीज गणित, गणित वैसे ही अपने आप में लगता है गणित है, पता नहीं कैसे होगा। बीज गणित और ज्यादा, जैसे ही एक्स वाई आता है हमारे प्रतियोगी साथी थोड़ा सा एक्स वाई को देख के सशंकित होते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। आज अगर आप बीज गणित का इतिहास अच्छे से समझ लेते हैं और हमारे आगे आने वाले बीज गणित के वीडियोस में जो मैं सीक्वेंस वाइज बनाने चल रहा हूं उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो निश्चित ही बीज गणित का सारा डर आपके दिमाग से निकल जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं विनय संगणित, और अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल द मैथ गंगा को सब्सक्राइब करते रहिए। आगे देखिए हुआ क्या, महावीराचार्य 1850 में आए और ये 20 से 30 साल बाद, 50 में, जब तक इसका प्रचार भी नहीं हुआ था, महावीराचार्य ने बीज गणित को स्वतंत्र विषय दे दिया और गणित का एक ग्रंथ लिखा उन्होंने, गणित सार संग्रह। क्या ग्रंथ का नाम दिया? गणित सार संग्रह। इसके बाद भास्कराचार्य द्वितीय जब आए, जिनका पीरियड था 1150 ईस्वी, उन्होंने जो ब्रह्मगुप्त ने 0/0 को अनिश्चित बोला था, लेकिन डिक्लेयर करने में थोड़ा सा वो हिचकिचाए थे, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भैया 0/0 अपरिभाषित है, अनिश्चित है, इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। कुछ लोग इसे अनंत बोलते हैं कि 0/0 बराबर अनंत। सही नहीं है अनंत बोलना, मोटे तौर पे आप बोल दो अलग बात है, लेकिन अगर एग्जैक्ट लिखना है तो वो सही नहीं है, अनंत नहीं है। 0/0 जो है वो अपरिभाषित है, अनिश्चित है। और इन भास्कराचार्य ने 2 किताबें लिखी। पहला किताब इन्होंने लिखा बीजगणित, दूसरा लिखा लीलावती। आपको पता होगा लीलावती इनकी पुत्री का नाम था, लीलावती इनकी पुत्री का नाम था, जो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जो है बाल विधवा थी और उनको इन्होंने
उनके ब्रेन को इन्होंने यूटिलाइज करने के लिए, बड़ी विद्वान थी वो, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। इसमें तमाम तरह के क्रिटिकल क्वेश्चंस का संकलन किया था इन्होंने। और इन्होंने जो ये बीज शब्द लिखा था, बीज उसका मतलब था मूल कारण। तो अरब के अल-ख्वारिज़मी के अलजब्र से निकला हुआ अलजब्रा और भास्कराचार्य द्वितीय के बीज गणित किताब की जो चीजें थी वो बिल्कुल एक बराबर थी। इसीलिए बीज गणित और अलजब्रा एक दूसरे के समान हो गए। हिंदी में बीज गणित तो हम कहते हैं अंग्रेजी में अलजब्रा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा गणित यहीं पे रुकी नहीं, अभी तो 1850 की बात थी। भारतीय योगदान की अगर बात की जाए तो 4 प्रमुख गणितज्ञों ने इसमें योगदान अपना दे रखा है। चलते हैं यूरोपीय योगदान के ऊपर। यूरोपीय योगदान क्या था? अगर अल-ख्वारिज़मी की बुक यूरोप न पहुंची होती, लैटिन भाषा में अनुवादित न हुई होती, तो संभव था कि कुछ अलग चीजें होती। भारत की किताबें जो पहुंची नहीं बाहर, क्योंकि इनका प्रचार प्रसार सीमित था, इन्हें अपने आप को किसी को दिखाना नहीं था। ये लोग स्वांतः सुखाय वाली स्थिति से काम करने वाले थे। अगला बात, जब यूरोपीय योगदान की बात करते हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण गणितज्ञ आते हैं, विएटा। बीज गणित में प्रयोग करते हैं हम लोग एक्स वाई का, चरों का प्रयोग जो हुआ बीज गणित में, एक्स और वाई का जो प्रयोग हुआ, वेरिएबल्स का जो प्रयोग हुआ, इसको करने वाले थे विएटा। और उसके बाद डेकार्टे महोदय, डेकार्टे के बारे में एक कहानी बड़ी फेमस है। एक बार डेकार्टे, थोड़ा सा 2 मिनट कहानी सुनिएगा। एक बार डेकार्टे महोदय बड़ा बीमार पड़ गए, छत लेटे हुए थे बिस्तर पे, ऊपर छत को देख रहे थे, एक मकड़ी छत पे घूम रही थी। डेकार्टे को ये समझ में आने लगा कि आखिर इस मकड़ी की अगर एग्जैक्ट पोजीशन बतानी हो तो कैसे बताएं। तो उनके दिमाग में चीजें आने लगी, गणितज्ञ थे, अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग थी, उनके दिमाग में चीजें आने लगी कि भाई ऐसा है कि वो इधर से नाप लें, उधर से नाप लें, तो शायद इसके स्थान को हम बराबर बना लें। और इस सोच को साथ लेके उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना डाली, निर्देशांक ज्यामिति बना डाली। निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता कौन? रेने डेकार्टे। और इसी डेकार्टे के नाम से कार्टेशियन प्लेन इन्हीं के नाम से निकल के आया। मैं निर्देशांक ज्यामिति में और क्लियर करूंगा। आधुनिक बीज गणित की इन्होंने नींव रख दी। चर और स्थिरांक एक्स वाई और जो है 3, 4, 5 जो है, उनके लिए इन्होंने जो है स्पष्ट नियम दे दिए। दूसरा यूरोपीय योगदान 2 लोगों का नाम आया। तीसरा जो है काफी लोगों का नाम मिश्रित रूप में आ गया, जिससे आधुनिक मॉडर्न अलजेब्रा बनी, जिनमें ग्रुप, रिंग, फील्ड का विकास हुआ। और यहाँ पे बीज गणित अमूर्त रूप धारण करने लगी, अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के रूप में आ गई, जिसका कि प्रयोग आधुनिक विज्ञान, कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में किया जाता है। अलजब्र में जब्र शब्द का मतलब आप जंप से ले सकते हो, पक्षांतरण। मुकाबला शब्द का अर्थ आप ले सकते हो किससे? संतुलन से, मैच से, जैसे कि लाइक टर्म कैंसिलेशन। अब आते हैं इस बात पे कि बीज गणित क्या है। बीज गणित गणित की वह शाखा है जिसमें अक्षरों का उपयोग करके संख्या से संबंध स्थापित किया जाता है। दूसरा, क्यों है? अज्ञात छिपी हुई राशि को खोजने के लिए बीज गणित का प्रयोग होता है। कहां होता है? भौतिकी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में होता है। अगर संक्षेप में हम बोलना चाहें कि बीज गणित का इतिहास क्या है, एक लाइन में बोलना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि हम भारतीयों ने बीज गणित को आधार दिया, मतलब बेस बनाया, उसका अज्ञात खोजा, शून्य खोजा। अरब के लोगों ने क्या किया? नाम दी, व्यवस्था दिया। यूरोप वालों ने क्या दिया? आधुनिक रूप दे दिया। साथियों, अगले सीरीज में हम बीज गणित से आने वाले प्रश्नों के बारे में
आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में आने वाले प्रश्नों को नियम और ट्रिक दोनों से बताएंगे। वीडियो को देखते रहें। हाँ, यहाँ पे अब एक चीज और देख लेते हैं, कितने नंबर का ये हमारा पूरा हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ जगहों पे निशान लगा दिए हैं, रोक के नोट कर लीजिएगा इसको। वो जगह जो है आपको नंबर दिलाने वाले हैं, जैसे बीजगणित के जन्मदाता पहला क्वेश्चन, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक दूसरा क्वेश्चन, आर्यभट्ट के पुस्तक का नाम क्या है, शून्य के खोजकर्ता कौन है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किसने लिखा है, गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है, लीलावती या बीजगणित के लेखक कौन है, निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता कौन है, आधुनिक बीजगणित की नींव किसने रखी। इस तरह से कई प्रश्न इसके निकलेंगे। इसको एक बार दो बार ध्यान से सुन के मनन करके नोट कर लेने से बीजगणित के प्रति आपके मन में बैठा हुआ डर दूर हो जाएगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द मैथ गंगा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।